मैं सदैव जस्ट मीडिया फाउंडेशन के इस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से बेबाक पत्रकार मिस्टर अनुराग द्वारी जी। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि जस्ट मीडिया फाउंडेशन मीडिया साक्षरता के लिए काम करता है। आज हमारे साथ इस डिस्कशन में इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अनुराग द्वारी जी। अनुराग जी के बारे में भी मैं अपने ऑडियंस को इत्तला करना चाहती हूँ कि अनुराग जी वर्तमान में एनडीटीवी के स्थानीय संपादक हैं। इन्होंने पीटीआई, बीबीसी, एबीपी जैसे बड़े संस्थाओं के साथ काम किया है। अनुराग जी की शिक्षा वैसे तो माखनलाल भोपाल से शुरू हुई और जामिया मिलिया इस्लामिया में भी जाकर इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। अनुराग जी को इनकी बेबाक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए कई अवार्डों से नवाजा गया है, जिसमें रेड इंक अवार्ड, लोक जतन अवार्ड और पत्रकारिता के सबसे बड़े अवार्ड रामनाथ गोयनका से फिलहाल में इन्हें नवाजा गया है, जिसके लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया सदफ। सर, हम डिस्कशन शुरू करने से पहले अपने ऑडियंस को आज का टॉपिक बताना चाहते हैं कि आज हम सर से बातचीत करेंगे हाउ अल्टरनेटिव मीडिया ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक डिस्कोर्स। ये आज का हमारा विषय है और जिससे संबंधित मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में जो अल्टरनेटिव मीडिया का दौर है उस पर आपका क्या कहना है। देखिए सदफ, मुझे हमेशा ऐसा लगता रहा है कि ऑल्टरनेटिव मीडिया हो, चाहे जिसे लेगेसी मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, दरअसल ये दिलचस्प है कि अलग अलग जब आपकी आंख कमज़ोर होती है, जैसे मैंने एक अलग चश्मा लगाया हुआ है और पहले मैं सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन को देखने के लिए लगाता था, और अब मुझे लगता है कि नज़र थोड़ी कमज़ोर हुई तो डॉक्टर ने जो चश्मा दे दिया। तो वैसे ही पास की, नज़दीक की, अलग अलग जो खबरों के लिहाज से भी, समाज के लिहाज से भी जो देखते हैं, उसी हिसाब का चश्मा पहनते हैं और उसी हिसाब से उन खबरों को देखते और परखते हैं। मैं इस पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, कोई गुणदोष पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि जब अल्टरनेटिव मीडिया की बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरी तरह से निष्पक्ष है। और जो लेगेसी मीडिया है या जो पहले से चला आ रहा है, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वैसे तो मुझे ऐसी परिभाषाओं में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये एक हम मान लेते हैं कि वो शायद उतना निष्पक्ष नहीं है। लेकिन दरअसल जब हम पत्रकारिता पढ़ रहे थे, या जो हम पत्रकारिता करते हैं, उसमें हमें हमेशा से हमें सिखाया जाता है कि हमारा एक ही सरोकार है, वो है आम जनता। तो जब मैं उस ऑल्टरनेटिव मीडिया को सुनता हूँ या जब मैं उस पर जो नैरेटिव पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि वो वहां पर भी बहुतायत, मैं नहीं कह रहा सारे के सारे लोग, क्योंकि कुछ साथी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, जो सड़क पर जाते हैं, जो लोगों की बात सुनते हैं, जो समझते हैं, और जो हमारा काम था जनता के हित में और जनता की बात करना, वो कर रहे हैं। लेकिन फिर वो चीज मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हो रही है, कुछ लोग ही कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा नैरेटिव बनता है वो चंद एंकर्स के वीडियोस पर बनने लगता है, और यही हालात मुझे लगता है कि ऑल्टरनेटिव मीडिया में भी हो रही है। इसमें एक पक्ष और विपक्ष के बीच में जो आम जनता के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं एकदम घालमेल हो जाते हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि ये एक थोड़ी दिक्कत तो है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी को हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा ना कि पहले अगर आप देखें तो क्या होता था कि खबरें, जो हम खबर बनाते थे, उसकी पूछ परख होती थी। अब ये होता है कि जो कौन से लोग मीम बना दे रहे हैं या कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही हैं, एक एल्गोरिदम से खबरें चलने लगी हैं। अगर हमारी खबर यूट्यूब पर ज़्यादा नहीं देखी जा रही है या हमारी खबर ट्रेंड नहीं कर रही है, कुछ साल पहले की बात है, एक संस्थान में मुझसे कहा गया कि यार, तुम्हारी खबर फला अभिनेता ने रिट्वीट क्यों नहीं की, जबकि वहीं पर एक दूसरे चैनल की कोई पत्रकार गई थी, उनकी खबर को उन्होंने क्यों उस अभिनेता ने ट्वीट की। अब मेरी ये समझ से परे था, मुझे नहीं पता कि उन्होंने उसको क्यों किया, क्यों नहीं किया। मैंने भी फील्ड पे जाके उतनी ही ईमानदारी से काम किया होगा संभवतः जितना मेरे साथी ने दूसरे चैनल में रहते हुए किया होगा। तो ये मुझे कभी समझ में नहीं आया कि इस एल्गोरिदम के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो मतलब जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतना ज्यादा लोगों के बीच में अपना स्पेस बना चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब पत्रकारिता की जो अवधारणा है उसमें क्या किस तरीके के बदलाव आ चुके हैं। अब मैं वही कह रहा था कि जैसा पहले हम लोग खबरें बनाने के लिए सड़क पर जाते थे,
अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग खबरें बनाने के लिए गूगल पर जाते हैं, है ना? तो ये चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, बहुत चीज़ें टेबल टॉप जर्नलिज्म होने लगी हैं। तो ये मुझे लगता है आने वाले वक्त में एक बड़ा संकट होने वाला है, क्योंकि अगर पत्रकार जमीन पर नहीं जा रहा है, वो दफ्तर में बैठकर एक नैरेटिव सेट कर रहा है, या फिर यूं कहें कि वो डिबेट में लगा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कभी इस चीज में नहीं पड़ा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर मुझे लगता है कि अगर वो जनता के बीच में जाता है, सड़क पर उतरता है, तो वो बेहतर तरीके से समाज को समझता है, उसकी समस्याओं को समझता है, और उसके लिए एक बेहतर हल सुझा सकता है। कौन क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव मीडिया क्या कर रहा है, लेगेसी मीडिया में क्या हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इसके गुण दोषों पर नहीं जाता हूँ। मैं जो इतने सालों में सीखा है अपने वरिष्ठों से, या मुझे जो लगता है समाज के बीच में रह के, मुझे यही लगता है कि जो भी एक जैसे बहुत लोग एआई की बात करते हैं, लेकिन मैंने किसी से कहा कि एआई मेरी माँ को माँ शब्द में जो जिस भावना से मैं उच्चारण कर सकता हूँ, वो दुनिया का कोई एआई आज नहीं 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा, है ना? तो वैसे ही मुझे लगता है कि हम लोगों को गूगल से आप ठीक है डेटा ले सकते हैं, कुछ और चीजें ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जनता की बात कहनी तो उनके बीच में ही जाना होगा, और इसके लिए कोई विकल्प या कोई ऑल्टरनेट नहीं आ सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि वर्तमान में मतलब एआई, चैट जीपीटी इस पे ही आधारित हो गई है ऑलमोस्ट रिपोर्टिंग। डेटा तो हम यहीं से डायरेक्टली ले रहे हैं। तो इस वर्जन पे मतलब आप किस तरीके से देख रहे हैं आने वाली पत्रकारिता को? मैं वही कह रहा था कि देखिए क्या होता है ना कि मैं बहुत पहले किसी एक संस्थान में स्पोर्ट्स के बुलेटिन के लिए काम करता था, और जब मेरे खेल संपादक को ये लगता था कि फला किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन ठीक नहीं है, तो वो हमसे कहते थे कि यार इसके 10 मैचों का डेटा निकालो। अब अगर लगता था नहीं यार 10 मैच में तो फिर भी इसका औसत या एवरेज अच्छा आ रहा है, तो उसको कहते थे एक काम करते हैं ना, 7 मैच का देखते हैं। 7 मैच में ठीक नहीं आता था तो कहते थे कि अरे यार 5 मैच का देखो। फिर होता था कि कभी कभार ऐसे में कम हो ही जाता था, वो कहते थे हाँ अब इस डेटा को लो। तो दरअसल क्या दिक्कत क्या है, मैंने उदाहरण क्यों दिया कि हम एक धारणा बना के चलते हैं और उस हिसाब से डेटा की फिल्टरिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ईमानदारी नहीं है। अगर मैं एक धारणा बना लूं, चाहे किसी राजनीतिक दल के बारे में, चाहे किसी फला व्यक्ति विशेष के बारे में, और उसके बाद में वैसे डेटा डिगिंग करने लगूं, तो क्या ये ठीक होगा? तो इसीलिए जब आप समाज के बीच में जाके चीजों को समझते हैं ना, तो वो आपको एक बेहतर प्रोफेशनल भी बनाता है, और आंकड़ों को समझने में भी ज्यादा मदद करता है। आपको एक टेबल टॉप एक तरीके से सलीके से रखी हुई चीजें एआई के बूते मिल जाएंगी, लेकिन क्या वो सच होंगी, इसको लेकर मेरे अपने सवाल हैं। वहीं हम एक पॉजिटिव साइड की तरफ अगर देखें कि अल्टरनेटिव मीडिया के आने के बाद से स्वतंत्र पत्रकारिता में काफी बढ़ावा मिला है। वहीं हम इसकी बात करें कि अगर लोकतंत्र में भी कहीं ना कहीं एक मजबूती महसूस हुई है लोगों को, क्योंकि लोगों को अपनी बात को रखने के लिए एक बड़ा स्पेस मिला है। तो क्या वाकई मतलब स्वतंत्र पत्रकारिता और अल्टरनेटिव मीडिया लोकतंत्र में मजबूती का काम कर रहे हैं? देखिए ये बात शायद कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों मीडिया ना सच को यानी ट्रूथ को इंस्टॉलमेंट्स में परोसते हैं। आज थोड़ा देंगे, कल थोड़ा देंगे, परसों थोड़ा देंगे। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, चीजों को समग्रता में रखना चाहिए। जरूर है कि कई बार हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं, जैसे मान लीजिए ऑल्टरनेटिव मीडिया में कोई वीडियो आया तो वो कई बार हम उसको उसकी छानबीन करते हैं और उसकी सत्यता की परख करते हुए, क्योंकि हर जगह संसाधनों की कमी तो से लोग जूझ ही रहे हैं। और ऐसे में मैंने जैसा कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे के वो पूरक बन सकते हैं, तो मदद तो जरूर मिलती है। लेकिन ये मदद हम सच के अन्वेषण में या सच को सामने लाने के लिए कर रहे हैं, या फिर अपना एक नैरेटिव सेट करने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि वैकल्पिक मीडिया को भी शिकंजी में चीनी नमक को एडजस्ट करने वाली बात नहीं करना चाहिए। उसको चाहिए कि एक दूसरे के पूरक बनते हुए एक समाज को बेहतर समाज बनाने के लिए हम कैसे काम करें, उस दिशा में सोचना समझना होगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, फिर से मैं कह रहा हूँ, और जो वैकल्पिक मीडिया है, दोनों को। हम दोनों मीडिया पे बात करें और देखें कि स्वतंत्र पत्रकारों की जो बड़ी चुनौतियां हैं वो आपको क्या लगती हैं, और वर्तमान में जिस स्थिति में हम पत्रकारों को देख रहे हैं, हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं बतौर पत्रकार? देखिए आज से ऐसा नहीं है सदफ कि पत्रकारों देखिए सच, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूं तो सच सुनना किसी को पसंद नहीं है।
अगर कोई मुझे ये कहने लगे कि मेरे सर से बाल चले गए हैं और मैं गंजा हो रहा हूँ और मैं मोटा हो रहा हूँ, जो कि मैं हो रहा हूँ, पर ये सुन के मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि किसी वक्त पे मेरे सर पे बहुत बाल थे। लेकिन अगर कोई मुझे कह दे तो मैं उसको कहूंगा तुम बॉडी शेमिंग कर रहे हो। बॉडी शेमिंग वो शायद कर रहा होगा, पर सच्चाई तो ये दोनों चीजें हैं भी, कि मेरे सर पे बाल नहीं है और मैं मोटा हो रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये सदियों से चला आ रहा है कि जब आप सच कहते हैं और सच की वकालत करते हैं तो आप निशाने पर आते हैं। पहले भी पत्रकारों को मारा गया है, आज भी मारा जा रहा है, ये दौर बदला नहीं है। एक चीज मुझे लगता है जो बदली है वो ये है कि बहुतायत में एक नजरिया ये बन रहा है, जो शायद सही भी है, कि हम आम जनता की बात नहीं कर रहे हैं, और उससे आम जनता के मन में एक नाराजगी या एक गुस्सा पैदा हो रहा है। इस बात को हमको स्वीकारना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अभी हाल फिलहाल में जो कुंभ हुआ उसकी रिपोर्टिंग देखें, जिस दिन बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई, उस दिन अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया, चूंकि अखबार तो अगले दिन छपते हैं, अगर आप टेलीविजन की रिपोर्टिंग देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई चैनलों ने अगर उसके बाद बहुत अच्छी रिपोर्टें फाइल की, अव्यवस्था के बारे में बताया, दिक्कतों के बारे में बताया। पर मुझे हमेशा लगता है, बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, कि क्या ये बातें पहले दिन से बताना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी? भाई, कोई भी सरकार भी यही चाहेगी ना कि अगर कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि अफसरान तो कहेंगे नहीं। और मुझे लगता है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनका कलेजा इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर हम देखिए, ये एक बड़ा स्पष्ट सा मानना है, कोई एक दल राष्ट्र नहीं है। और अगर मैं किसी व्यवस्था के बारे में कुछ लिख पढ़ रहा हूं तो मैं उसकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, मैं उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये मैंने देखा है और इससे ये दिक्कत आ सकती है। कोरोना के वक्त पर कई लोगों ने हमें हमें कहा, हमें बुरा कहा, हमें कहा कि आप लोगों ने बहुत नेगेटिव रिपोर्टिंग की है, लाशों को जलता दिखाने की क्या जरूरत थी? जो कई मरीज अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे वो इससे डर रहे थे। मैंने बड़ा एक उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा सर मुझे वो आईसीयू दिखा दीजिए जहां पर किसी मरीज को ऑक्सीजन लगा हो और वो बैठकर न्यूज चैनल देख रहा था। मैं खुद आईसीयू में भर्ती रहा हूं, मेरी ना तो वहां टीवी लगा था ना मेरी हिम्मत थी। ठीक है, उन आंकड़ों को बताने का मतलब ये था कि अगर ये स्वास्थ्य की एक आपदा है दुनिया भर में, तो कम से कम मुझे मरीज या मरीज का रिश्तेदार या एक नागरिक होने के नाते सच जानना मेरे लिए भी उतना ही जरूरी था जितना सरकार को सच बताना। अगर किसी के घर में मौत हुई है, उन आंकड़ों को छिपाकर सरकार को भी कुछ नहीं मिलता और उसको बताकर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये जरूरी था कि हम बताएं कि ये कितनी बड़ी आपदा है और इससे कितना संभल के रहना है। तो मैं वही कहता हूं कि कई बार हमको लगता है कि हम इस बात की छिपा लेंगे, लेकिन मैं इस बारे में तारीफ करना चाहूंगा वैकल्पिक मीडिया की, कि उनके आने के बाद कई चीजें, वैसे इसमें फिर से एक अलग डिबेट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कोई दंगे की खबर थी, हम उसमें बहुत सोच समझ के रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि मान लीजिए अगर खरगोन की कोई ऐसी बात हुई जहां पर अब शांति फैल चुकी है, और अगर हम उन वीडियोस को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई करते हैं, तो हो सकता है कि आप देखेंगे कि मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश में कोई लोग उद्वेलित हो जाएं, कोई दिल्ली में कहीं पर कोई उद्वेलित हो जाएं। तो उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग कहते थे कि नहीं, अगर अब शांति है तो अब इसको आगे नहीं करना है, व्यवस्था काम कर रही है। कुछ उन्मादी लोगों ने ऐसा शोर शराबा कर दिया, ऐसी मारपीट कर दी, लेकिन आप पाएंगे कि ऑल्टरनेटिव मीडिया में कई बार उनके वीडियोस बहुत दफे शेयर किए जाते हैं, घटना होने के कई दिनों बाद शेयर किए जाते हैं, जिससे होता कुछ नहीं है, बस एक उन्माद फैलता है। तो बतौर समाज, बतौर मीडिया कर्मी, क्या मेरी जिम्मेदारी उन्माद फैलाना है या उसको रोकना है? ये भी हमको सोचना होगा सदैव। बिल्कुल, लेकिन एक डेटा भी उठाएं और जनरली हम एक नागरिक होने के नजरिए से भी देखें तो जिन पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिनकी हत्याएं हो जाती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनकी रिपोर्टिंग किसी विशेष समुदाय और मुद्दों के इर्द गिर्द रही हो? देखिए, अभी जैसे हमारे ही एक साथी की हाल में उसकी हत्या हो गई, और एक भ्रष्टाचार का एक मुद्दा था जिसकी कहानी हमने की थी। तो जाहिर सी बात है वो उससे जुड़ा हुआ था, जो पुलिस की चार्जशीट में भी आया। और कई दफे हम एक समाज में रहते हैं ना सदफ, उस समाज में हमारी भूमिका सिर्फ बतौर पत्रकार की नहीं होती, बतौर पड़ोसी की होती है, बतौर भाई की होती है, बतौर पति की होती है, बतौर हमारे हमारे कई अपने झगड़े भी होते हैं।
तो आप देखेंगे कि कई बार ऐसा हुआ है कि खबरों की वजह से किसी पत्रकार की हत्या हुई है। कई बार वो आपसी रंजिश भी हो सकती है, वो पेशे से पत्रकार होता है लेकिन आपस का कोई मामला होता है जिसमें भी उसकी हत्या होती है। हत्या किसी रूप में जायज नहीं है। पत्रकार को मारना, पीटना, धमकाना, उसकी हत्या, कौन कहेगा ये जायज है? ये सारी बातें गलत हैं। लेकिन अब क्या, जैसे मैंने कहा ना कि सच हमेशा हर सदी में, हर साल में, हर ऐतिहासिक आप पृष्ठभूमि उठाकर भी देखें तो चुभता रहता है, और इसकी वजह से हम लोगों को कई बार इन खतरों का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको अपने पेशे के जो खतरे हैं उसको लेकर के ही चलना पड़ेगा। और जिन साथियों ने अपनी रीढ़ का बीमा करवा रखा है, शायद उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं होती, या उनके लिए ज्यादा दिक्कत होती है। दो तरफा है ये। तो पत्रकारों की मौत पर सरकार और प्रशासन किस तरीके से जिम्मेदार आपको नजर आता है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस रिपोर्ट में या पत्रकारों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कोई पारदर्शिता दिखाई देती है शासन प्रशासन की ओर से? देखिए, अब संविधान ने हमें कोई बहुत ज्यादा कोई ताकत या बहुत ज्यादा कानून कोई ऐसा तो नहीं दे रखा। अब मैं मूलतः मानता हूं कि जो गिरती सुरक्षा है, अगर मैं उसको तीन कारणों में वर्गीकृत करूं, तो पहला कारण यही है कि वो सच बोलते हैं, दूसरा कारण यही है कि वो सच लिखते हैं, और तीसरा कारण भी यही है कि वो सच दिखाने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं तीनों बातों के इर्द गिर्द या तो वो मारे जाते हैं, या उनके साथ मारपीट होती है, या उनके साथ गाली गलौज होती है। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जहां तक शासन प्रशासन की बात है, तो दरअसल ये जो मैंने तीनों बातें कही कि वो सच बोलते हैं, सच लिखते हैं, सच दिखाने की कोशिश करते हैं, दरअसल ये होता तो उन्हीं के खिलाफ है। क्योंकि आप एक बहुत अजीब सा एक परिपाटी भी चल पड़ी है कि हम जो सत्ता में नहीं हैं, 40 साल पहले की सरकारों से सवाल करने लगे हैं। कुछ बातों में ऐतिहासिक सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा के शासन में तो नहीं पूछे जाने चाहिए। तो आप जिन पर सवाल उठा रहे हैं, अगर उसी वजह से आप मार पिटाई खा रहे हैं या उसी वजह से आप गालियां सुन रहे हैं, तो आप उनसे कितनी पारदर्शिता की उम्मीद करेंगे? आप आपको आपकी निष्पक्ष और एकदम निडर पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। पूरे प्रदेश के मुद्दों को आप लगातार उठाते आए हैं। कोविड में भी आपने कई ऐसी चीजों पे रिपोर्टिंग की जो वाकई सच्चाइयां लोग देख नहीं रहे थे, या बोले तो दिखाना जरूरी नहीं समझ रहे थे। आपके पूरे मतलब जो भी जर्नी आपकी रही है, स्पेशली कोविड का वो दौर, उस समय में बतौर पत्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या चैलेंजिंग लगा, आपको क्या लगा कि अभी मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए या जरूर दिखाना चाहिए, और जिसमें आपको दिख रहा था कि आपको खतरा है, आपके परिवार को भी उस वजह से खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी उस बड़े चैलेंज को आपने इतर रखते हुए एक पत्रकार के नाते भूमिका निभाई है? देखिए, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। मतलब जब मैं पहली दफ़ा कोविड का शिकार हुआ और अपने घर पर आया, और मेरे घर में सारे लोगों को कोरोना हो गया, और मैं और मेरे ससुर जी दोनों अस्पताल में भर्ती हुए, और दुर्भाग्य से मैं तो 12-13 दिनों बाद लौट आया, वो 27 दिनों बाद लौट नहीं पाए। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हुई कि जो इंसान जिसकी मौत कोविड से हुई, वैसे वो गैस पीड़ित भी थे। लेकिन सबसे पहला तो मुझे सबक यही मिला कि जबकि अस्पताल ने लिख के दिया था कि उनकी मौत कोविड की वजह से हुई है, म्यूनिसिपैलिटी में उनकी मौत को कोविड की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर भी दिक्कतें आ रही हैं। ये पहला वेव था, मुझे दूसरे वेव में भी कोरोना हुआ था। लेकिन उस दौरान चैलेंज ये था कि हम बहुत कम साथी थे जो उस वक्त भी ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहे थे। मुझे याद है एक दिन रात को 8:30-9 बजे मुझे शमशान जाना था, और शहर में तो जो मेरे कैमरा सहयोगी हैं रिजवान भाई, वो वहीं रहते हैं बदबदा विश्राम घाट के पास। तो मैंने उनको कहा कि आप घर से निकलो, क्योंकि उनके लिए पैदल डिस्टेंस था, गाड़ियां थी नहीं, तो मैं स्कूटर से जा रहा था। तो एक जगह मुझे पुलिस वाले ने रोक दिया, और मैं पूरा मास्क वास्क पहना हुआ था। कहाँ जा रहे थे? उन्होंने बताया कि मुझे जाना है रिपोर्टिंग करने। तो वो एकदम आक्रामक मुद्रा में 4-5 पुलिस वाले आ गए कि अभी कहीं नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई मेरे लिए जरूरी है। खैर, वहां से लड़ भिड़ के गया। मुझे याद है कि जब मैं पहली दफे, जब महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे थे पैदल चल के, तो मुझे एक मैं गलत नहीं हूं तो नागार्जुन जी की कविता याद आई दूध के लिए। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दूध नहीं मिला था, और अगले दिन
मैं अपने घर से कुछ थैला लेके गया, वो रिपोर्टिंग के लिए नहीं गया था, और एक डॉक्टर साहब थे, वो भी दुर्भाग्यवश कोरोना में नहीं रहे, मुझे बहुत मानते थे। वो और उनकी पत्नी दोनों ने घर पे आके मुझे बहुत सारी दूध की थैलियाँ दी, क्योंकि वहाँ दूध की थैलियाँ थी नहीं। फिर अगले दिन जब हम अपनी कहानियाँ करने के बाद हमने वहाँ दूध भी बांटने की कोशिश की, क्योंकि वो एक मानवीय दृष्टिकोण भी था। बहुत मन से बुरा लग रहा था कि कोई जो ट्रेन में बिठा करके भेज दिया, उन बच्चों के पास दूध नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी नहीं है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें उनके सामने में थी। तो उस वक्त पेशे को निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। उस वक्त लगता है कि बतौर इंसान पहले तो थोड़ी मदद कर लें, बाद में पेशे को निभाते रहेंगे। लेकिन अब ये दिक्कतें हैं ना कि ऐसे वक्त में आप जब कोरोना को लेकर के घर आते हैं, तो घर पे भी एक संशय का माहौल है। किसी आपके के कोई सदस्य जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कई दिनों तक आपके मन में ये रहता है कि यार मेरी वजह से हो गया, क्योंकि मैं घर पे कोरोना लेकर के आया था। तो ऐसी कई सारी चीजें मन में रह जाती हैं, और ऐसे वक्त पे अस्पताल के अंदर जाना, उस वक्त ये बताना लोगों को कि हाँ भाई देखो, यहाँ भी दिक्कत आ रही है, यहाँ भी घोटाले हो रहे हैं। जब लोग मर रहे हैं तब भी आपने अनाप शनाप अस्पताल खोल डाले, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं थी, और उसके बावजूद वहाँ पर लोगों से बहुत सारे पैसे वसूले गए। कई बार इंजेक्शन के नाम पर लोगों को धोखा दिया गया। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था। उस वक्त आप सरकार से लड़े, प्रशासन से लड़े, दुनिया भर से लड़े कि इन अस्पतालों में सुविधा दी जाए। जब वैक्सीन ट्रायल हो रहा था, तो किस तरह से गैस पीड़ितों को उठा उठा करके एक मतलब उन पर प्रयोग किया जा रहा था। ऐसे में दीपक मरावी के घर को ढूंढना, उस कहानी को दुनिया के सामने लाना, उसके लिए अपने चैनल से लड़ना, बताना कि ठीक है मैं इक्विप्ड नहीं हूं, लेकिन इतने लोगों की मौत हुई है, इस बात को दुनिया से क्यों छिपाया जा रहा है। तब आप 8-8 9-9 दिन लड़ते हैं अपने चैनल से, अपने संस्थान से, लेकिन आपका संस्थान इतना लोकतांत्रिक होता है कि आप अंततोगत्वा ये धमकी देनी पड़ती, खबर नहीं चली तो मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद आपका संस्थान उसको चलाता है, और फिर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहे, बहुत डर रहा, अपनों को भी खोया, खुद परेशान हुए। आज भी कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें हैं जो 2 बार कोविड की वजह से जूझना पड़ रहा है, लेकिन काम किया, क्योंकि ये दुनिया के लिए आपदा थी, हमारे लिए भी थी। बिल्कुल, आपने इसमें कोविड की बात की, वहीं कोविड से हम कॉर्पोरेट पे भी जाएँ, क्योंकि इस दौर में भी कोरोना और उसके बाद भी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है। हम देखें कि अगर हम वैक्सीन की बात करें, अगर हम फैसिलिटीज की बात करें, अगर हम हॉस्पिटल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर जगह कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपना दबदबा बना चुका है। वहीं मीडिया पे भी कहीं ना कहीं साफ तौर पे अब दिखाई देता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कितना ज्यादा हस्तक्षेप है। तो क्या आपको लगता है कि जो अल्टरनेटिव मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर इस तरीके से कॉर्पोरेट का जो रंग है वो नहीं चढ़ पाएगा, और ये अपने मुद्दों को, अपनी सच्चाई को उतनी मजबूती से रख पाएंगे जो कॉर्पोरेट की वजह से कोरोना में ही देखें कि कॉर्पोरेट के इंटरफेयर की वजह से मीडिया हाउसेस बहुत सारी खबरों को छुपा दिए हैं, चाहे वो रिसोर्सेज की कमी हो, हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर्स की फैसिलिटीज हो, या फिर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की भी बात करें, तो उनका कॉर्पोरेट में आना कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने का काम करता है। सदर देखिए, बड़ी ईमानदारी से एक बात कहूँ तो मैं जिस संस्थान में हूँ, मुझे नहीं लगता कभी भी मुझे किसी खबर के लिए रोका गया। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, हर संस्थान की होती हैं। जैसे अगर ऑल्टरनेटिव मीडिया में बात करें तो कुछ लोग क्राउड फंडिंग पे चलते हैं, और दुनिया भर में अगर आप देखें तो जो एक जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, उसका मॉडल ये है, खास करके टीवी के मामले में। अखबार तो आप आज भी कोई अखबार 7 या 8 रुपए में हर रोज खरीद के पढ़ते हैं, लेकिन अगर टीवी चैनलों का सब्सक्रिप्शन महीने भर का भी अगर 30 रुपए भी, 40 रुपए भी है, जो बमुश्किल 1 या 2 रुपए प्रतिदिन का आता है, तो बहुत कम लोग उसको सब्सक्राइब करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे उनकी जनवादी पत्रकारिता पर कोई असर पड़ना चाहिए, लेकिन एक अहम रोल आर्थिक होता है, आर्थिक पक्ष होता है। कोई भी चीज चलाएं, अपना घर ही चलाएं, अपनी रसोई चलाएं, तो उसमें भी एक आर्थिक पक्ष होगा, है ना। तो ये चीजें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं, चाहे ऑल्टरनेटिव मीडिया में काम कर रहे हैं, सबके सामने दिक्कत आती है। अब दिक्कत बड़ी ये हो गई है कि सरकारों को ये लगने लगा है, जो हम कहते थे कि सरकारें जनता के पैसों की कस्टोडियन हैं, तो जो भी सरकार सत्ता में रहती है, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा, उसको ये लगता है कि ये पैसा उसका है। और अगर वो किसी चैनल या किसी अखबार को विज्ञापन दे रही हैं और उस प्रदेश के मुखिया के खिलाफ है, तो उसको लगता है ये सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और उसके पैसे या विज्ञापनों पर असर पड़ता है। पर ये क्या आज में हुआ है? नहीं, ये पहले भी होता रहा है। पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं।
तो ये चुनौती तो हर वक्त पत्रकार या संस्थान के सामने रहता ही है। अब मैं इस विषय में बहुत चूंकि आप मुझसे कहें तो मेरे ऊपर कभी ऐसा दबाव नहीं आया, तो मैं बहुत क्या कहें इसको, बहुत उससे नहीं कह सकता भाई, अगर मेरे ऊपर आता तो मैं सच्चाई से उसको बयां कर देता। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप अपने हिस्से की ईमानदारी कायम रखें और काम करते जाएं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप तथ्यात्मक बातें कह रहे हैं, जनता के बीच में जाकर बातें कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है। लगभग 24-25 साल हो गए, मैंने अलग अलग सरकारों के दौर में, अलग अलग राजनीतिक दलों के दौर में काम किया है। जरूर कुछ सवाल उठते हैं, आप उसके जवाब दे दीजिए, और वो फिर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा ऐसे। तो आपको नहीं लगता कि मेन स्ट्रीम मीडिया समझौतावादी रणनीति पे काम करता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि जैसा मैंने कहा कि आप अपने हिस्से की ईमानदारी से काम करते रहें। मुझे लगता है वो सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। अगर मुझसे सवाल पूछे जाते हैं तो मैं उसका बड़ी ईमानदारी से जवाब देता हूँ। जिनका जवाब मेरे पास नहीं है, मैं किसी के स्पोक्स पर्सन की तरह नहीं बता सकता। यकीनन जो दौर है, जो दौर था, समझौते किए जाते होंगे, किए जाते रहे होंगे। मैंने ये कहा, मुझे ऐसा समझौता किसी ने करने के लिए नहीं कहा, ना मैंने किया है। और अगर ऐसा कुछ आया भी है तो मैंने प्रतिकार किया है और मैंने उसका जवाब दिया है जिस भाषा में कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैं कोई चरित्र चित्रण करने में यकीन नहीं रखता। अगर नहीं हुआ है तो मैं किसी के बिहाफ में कहूँ क्योंकि फला ने ऐसा कहा था इसीलिए मैंने जब ऐसा नहीं देखा तो मैं कैसे कहूँ। अगर मैंने उस चीज को महसूस किया होता तो आज आपके इस प्लेटफॉर्म पर उस बात को जरूर रखता। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक बड़े अखबार में एक सर्वे छप गया था। संघ ने कोई सर्वे किया, उसने कहा कि भोपाल से मुसलमानों का पलायन हो गया। तो मैंने तो बड़े बेफिक्री से लिखा, और मैं हमारे यहाँ उस खबर को किया भी नहीं गया। मैंने लिखा कि अगर ऐसा है तो जो 22 साल जो सरकार जो जो दल चला रहा है उसे सवाल पूछे जाने चाहिए या कि राजधानी में कैसे एक वर्ग विशेष का पलायन हो रहा है। और जिसने सर्वे किया है उसको बताना चाहिए कि मेथोडोलॉजी क्या है, उसने क्या सैंपल साइज रखा है, ये सारी चीजें बताई जानी चाहिए। इसमें गलत क्या है? मतलब बहुत सही बात है। इस पे एक लंबा डिस्कशन हो सकता है। जो मुद्दा आपने उठाया वो एक अलग ही विषय है और उस पे काफी सवाल लगातार उठ रहे हैं। और स्पेशली हम भोपाल या मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही ये देखने को मिल रहा है। हर तरीके से, हर राज्य से सुनने में इसी तरीके की खबर लगातार आ रही है। तो मध्य प्रदेश में आप लगातार पत्रकारिता करते आ रहे हैं। आप उन मुद्दों को उठाते हैं जो कहीं ना कहीं हाशिए के समुदाय के होते हैं, महिलाओं के होते हैं, किसानों की समस्या के होते हैं, राजनीति से संबंधित होते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ आदिवासियों के इर्द गिर्द कि मध्य प्रदेश में जो लगातार आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया क्या इन खबरों को वाकई पूरी तरह दिखा पा रहा है? अब मुझे तो लगता है कि हमारे खास करके हमारे अपने संस्थान में और जो अब देखिए नेशनल मीडिया में तो खबरें तभी आती हैं जब कोई तस्वीर ऐसी आ जाए। जैसे आपको याद होगा कुछ सालों पहले एक शख्स पर बीजेपी के किसी नेता ने पेशाब कर दिया था, और चूंकि वो तस्वीरें थी इसलिए वो खबर बहुत प्रमुखता से आई। लेकिन अगर कोई भी ऐसे अत्याचार की खबरें हैं तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई छिपाया। अभी हाल में ही हमारे एक जिले में, मध्य प्रदेश के एक जिले में एक शख्स की हत्या हुई। और पहले कहा गया कि वो नक्सली था, फिर बताया गया कि वो नक्सलियों का हिमायती था, बाद में पता लगा कि वो नक्सली नहीं तो ग्रामीण था। इस खबर को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। तो जो ऐसी खबरें हैं और जो वो स्पेस डिजर्व करती हैं, मुझे लगता है कि उसके साथ हम इंसाफ कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को भारत में एक विभिन्नता के रूप में देखा जाता है। यहाँ की जो कल्चर है वो भी काफी विभिन्न है। तो क्या मीडिया में इस तरीके की विभिन्नता देखी जा रही है कि अगर हम मेन स्ट्रीम और अल्टरनेटिव दोनों की बात करें तो? किस तरह की विभिन्नता, अगर आप सवाल को थोड़ा स्पष्ट कर दें सदफ। मतलब मध्य प्रदेश को भारत की विभिन्नता के आंकड़े में रखा जाता है कि मध्य प्रदेश में काफी विभिन्न चीजें हैं जो समाई हुई है। कल्चर ले लो, कास्ट ले लो, एंटरटेनमेंट ले लो, वहीं राजनीति में, फिर सामाजिक परिवेश में। अगर हम आदिवासी समुदाय की बात करें तो उनकी विभिन्न चीजें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में खास तौर पर देखी जाती हैं। तो इतने विभिन्न तरीके से काम करने वाले प्रदेश में की जो मीडिया है,
क्या उसमें भी इस तरीके के अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स देखे जा रहे हैं कि आदिवासियों को, ओबीसी को, महिलाओं को उतना स्पेस, उतनी डिग्निटी और उतना सम्मान के साथ एक स्पेस दिया जाए मीडिया के रूप में या पत्रकार के रूप में? नहीं, आप देखेंगे कि बतौर पत्रकार हमारे आदिवासी साथियों की संख्या बहुत कम है। और मुझे लगता है कि हमारे न्यूज़ रूम्स को बहुत लोकतांत्रिक होने की ज़रूरत है। ये वाकई सच है कि नुमाइंदगी बहुत कम है। और इससे देखिए तकलीफ दो तरफा है। एक तो हम समझ नहीं पाते हैं कि जो विषय हैं, मुझे लगता है कि जो हमारा कोई आदिवासी साथी पत्रकार होगा, वो जिस जिस गंभीरता से हमें बता सकता है, कई बार हास परिहास में तब्दील हो जाता है, जो बहुत दुखद है। और वाकई जो एक न्यूज़ रूम की संरचना होनी चाहिए, जो एक लोकतांत्रिक न्यूज़ रूम होने चाहिए, वहाँ हमारे जो भी साथी एससी एसटी समुदाय से हैं या ओबीसी समुदाय से हैं, इनकी संख्या होनी चाहिए। तभी एक कहते हैं ना कि एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपनी न्यूज़ रूम को बना पाएंगे। जो हमारे अलग अलग धर्म के साथी हैं, अलग अलग जातियों के साथी हैं, सब एक साथ बैठें, उन विषयों पे चर्चा करें, और यही तो एक प्रोसेस होता है। तो हमने अपने संस्थान में कोशिश की है कि जैसे हम कोशिश ये करते हैं कि हम इन बातों को समझें और इन बातों को लेकर के आगे बढ़ें कि कैसे एक सामूहिक आवाज, एक सामूहिक प्रतिनिधित्व की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है इस बारे में और काम करने की जरूरत है। अभी अभी तो इस क्या ठोस होने के कदम बाद। उठाने चाहिए, मतलब इस तरफ की ये चीजें कम हो पाए? या फिर से अपना सवाल दोहराएंगे सदफ, आपकी आवाज बीच में चली गई क्या थी। क्या ठोस कदम उठाने चाहिए बतौर पत्रकार, हमें भी, समाज या मीडिया को, इवन सरकार को भी स्पेशली? देखिए जैसा मैंने कहा ना कि ये कोई देखिए ये दिक्कत तो हर उस फील्ड में आती है। आपको एक एक तरीके से अब ये कहना अपने आप में बहुत बहुत सारे इसको जन्म देगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे हाशिए पर पड़े साथियों को और ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। अब ये किस रूप में होगा, मैं ये तय करने की भूमिका में नहीं हूँ, लेकिन ये किस रूप में होगा, जिस रूप में हो, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि तभी उन मुद्दों को मीडिया में हम बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल है, आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, जो युवा पत्रकार हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं आज के दौर को लेकर? देखिए मैं सबसे ज्यादा, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में आप काम करें, दो बातें कहना चाहता हूँ। आप खूब पढ़ें, खूब लोकतांत्रिक बने और खूब सुने। क्योंकि कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी बात यही है कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर तभी होंगे जब आप एक श्रोता होंगे। आप सुनना सीखिए। हर बात पे बोलना, हर बात पे जब आप सुनने लगेंगे ना, तो आपकी बोलने की क्षमता, आप जब पढ़ने लगेंगे तो आपकी तार्किक क्षमता आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी। आप गूगल से पढ़ें, आप किताबों से पढ़ें, जहां से अच्छा लगे वहीं से पढ़ें। लेकिन अनुभव के लिए तो आपको फील्ड भी उतरना होगा, मैदान में ही आना होगा। और जब आप लोगों के बीच में रहेंगे ना, तो आप ज्यादा बेहतर अपने समाज को, उनके विषयों को, उनके मुद्दों को समझ समझ पाएंगे। और लोकतांत्रिक तरीके से रहिए, विमर्श को बढ़ावा दीजिए। जब आप सुनेंगे ना, तब आप बेहतर बोल पाएंगे। तो सुनना सीखिए, सहना सीखिए, ये आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर प्रोफेशनल बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस आपके आखिरी जवाब का जरूर ध्यान रखेगी। हमारे साथ कई सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और वो सारे युवा पत्रकार हैं। तो उम्मीद है कि आप सब भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और फिर आगे जाकर जमीनी स्तर पर काम करेंगे। सदफ जी। एक एक बात बस जोड़ना चाह रहा था अपने युवा साथियों के लिए। आप जितनी भाषाएं सीख सकते हैं ना, आप अपनी प्रादेशिक भाषा जरूर सीखें, हिंदी जरूर सीखें। अंग्रेजी में आप कमजोर हैं तो अंग्रेजी को भी मजबूत बनाएं। और जितनी नई तकनीक है, आप मोजो से शूट करना, उस पर एडिट करना, या जो भी कैनवा जैसे टूल्स हैं, ये सारी चीजें सीखें। क्योंकि आने वाले दिनों में आप जितने तकनीकी रूप से सशक्त होंगे, भाषाई रूप से सशक्त होंगे, चीजों को जितना समझ पाएंगे, ये भी आपको एक बेहतर प्रोफेशनल बनने में बहुत मदद करेगा। किसी चीज से भागे नहीं। मेरी उम्र में भी मुझे लगता है कि जो भी नई तकनीक है वो मैं सीखूं। अभी मैं आपसे बात अपने मोजो से ही कर रहा हूँ, जिससे मैं शूट भी करता हूँ। हाँ। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। आपने बहुत सारी बातों पे हमने काफी
डीप में बातचीत की, कई सारे विषयों के बारे में हम सभी ने नए तरीके से जाना। मध्य प्रदेश की रिपोर्टिंग के बारे में आपने हमें बताया। कोरोना का समय आप जब बोल रहे थे तो हमें याद आ रहा था, हमारे जहन में वो चीजें चल रही थी कि जैसे दोबारा से वो चीजें लौट कर आ गई हों और हम सामने देख पा रहे हों, चाहे वो रिपोर्टिंग के माध्यम से हो, चाहे वो इंसानियत के माध्यम से हो, कि लोगों को किस तरीके से कठिनाई का सामना करना पड़ा, बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आपने अपना कीमती समय दिया और इस विषय पर चर्चा की, जिसके लिए पूरा जस्ट मीडिया फाउंडेशन की टीम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करती है। तो थैंक यू सो मच अनुराग जी, और थैंक यू सो मच एवरीवन। जुड़े रहिए जस्ट मीडिया फाउंडेशन से। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका और आपकी पूरी टीम का। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।